मेरा नाम गजेंद्र है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक पहलवान था। रॉयल सर्कस में मैं करतब दिखाया करता था। करतब के अंदर मैं अपने छाती पर टू व्हीलर, फोर व्हीलर और यहाँ तक के हाथी भी चलाया करता था। लेकिन ये बात आज से तकरीबन 35 साल पुरानी है। 35 साल पहले हुए उस हादसे के बाद से मेरा करतब दिखाने का काम ही बंद हो चुका था। यह बात साल 1988 की है। उस समय मेरी उम्र तकरीबन 40 या 42 साल की थी। मैं रॉयल सर्कस का काफ़ी पुराना आदमी था, या यूँ कहें कि रॉयल सर्कस शुरू करवाने वाले लोगों में से मैं एक था। और तो और उसे मशहूर बनाने में मेरा काफ़ी योगदान था। उस समय अपने छाती पर हाथी चलाने के मेरे करतब से मैं और मेरा सर्कस काफ़ी मशहूर हो चुका था, क्योंकि यह काफ़ी जोखिम भरा हुआ करतब था और कुछ ही ऐसे सर्कस थे जिसके अंदर इस तरह के करतब को दिखाया जाता था। हम साल भर पूरे हिंदुस्तान में नए नए शहरों में जाकर सर्कस दिखाया करते थे। उस साल गर्मी के महीने में हम ऐसे ही किसी एक शहर के अंदर सर्कस का कार्यक्रम करने वाले थे। यह बात उन दिनों की है जब टीवी का इतना ज़्यादा चलन नहीं था और लोगों में सर्कस को लेकर काफ़ी उत्सुकता होती थी। जब हम उस शहर में सर्कस के लिए गए तो पूरे शहर में हमारे सर्कस के आने की बात फैल गई। हमारी सर्कस किसी भी गांव में कम से कम 20 दिनों तक रुकती थी, इसलिए सर्कस शुरू होने से पहले हमें काफ़ी सारा इंतजाम करना पड़ता था। सर्कस के अंदर काफ़ी लोग काम करते थे। करतब दिखाने वाले लोग, कलाकार, स्टेज संभालने वाले, मेकअप वाले, ऐसे बहुत सारे लोग होते थे। इतने सारे लोगों के रहने का इंतजाम करना पड़ता था। कुछ लोग सर्कस के पंडाल में ही रहते थे, तो कुछ लोगों के लिए अलग से अच्छे से रहने की व्यवस्था की जाती थी। अक्सर कलाकारों के लिए आसपास के कमरे भाड़े से लिए जाते थे। उस वक्त भी हमारी ऐसी ही व्यवस्था की गई थी। हम कलाकार लोगों के लिए एक पुरानी हवेली में इंतजाम किया गया था। हवेली सर्कस से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर थी, लेकिन वह हवेली बहुत बड़ी होने की वजह से सारे कलाकार एक ही जगह रहने की व्यवस्था थी और वह सस्ती भी थी, तो उस हवेली को 20 दिनों के लिए किराए से ले लिया था। वह 2 मंजिला हवेली काफ़ी पुरानी थी, लगभग 100 साल पुरानी। हालांकि पुरानी होने के बावजूद उसकी दीवारें काफ़ी अच्छी हालत में थी। कहीं से भी प्लास्टर उखड़ा हुआ नहीं था और ना ही किसी दीवार पर दरार थी। हाँ, धूल कचरा उस हवेली के अंदर काफ़ी था। जाले तो इतने थे कि हर दीवार पर मकड़ियाँ ही मकड़ियाँ थीं, क्योंकि कई सालों से उस हवेली में कोई नहीं रहता था, जिस वजह से वहाँ कोई रखरखाव नहीं होता था। जब हम हवेली देखने गए तो आसपास के लोगों की अस्पष्ट बातों को सुना। उनके कहे अनुसार उस हवेली के अंदर बुरी ताकतें थीं और कई सारे लोगों को उस हवेली के ऊपर के कमरे में किसी के होने का आभास हुआ था। अब जब हमारे सर्कस के लोगों ने उस हवेली के बारे में ऐसी बातों को सुना तो कुछ लोग डर गए और वहाँ रुकने से कतराने लगे। हालांकि मैनेजर उस हवेली को छोड़ किसी और दूसरी जगह जाने की व्यवस्था करने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि वह हवेली उसे काफ़ी सस्ती मिली थी। वो वक्त सर्कस के लिए थोड़े तंगी वाला था। पैसों की कमी के कारण हम जहाँ पैसा बचा सकते थे वहाँ हम पैसा बचाने की कोशिश करते थे। जब मैनेजर ने यह बात हमें बताई तो हमने बाकी कलाकारों को भी समझाया कि अक्सर पुरानी हवेलियों के बारे में ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। उन्हें विश्वास दिलाया कि वह सुरक्षित है, और जब कुछ कलाकार निडर होकर वहीं रुकने के लिए राजी हो गए, जिनमें से मैं भी था, तो बाकी कलाकार भी तैयार हो गए। हालांकि कोई भी ऊपर का कमरा लेने के लिए तैयार नहीं था। तब मैंने और निडरता दिखाते हुए ऊपर के कमरे में रुकने का फैसला लिया। मैं एक पहलवान था, तो मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं था, यहाँ तक कि भूत प्रेतों का भी। और तो और उस वक्त मैं अकेला था। मेरी बीवी गर्भवती थी, इसलिए इस बार मैं उसे अपने साथ नहीं लाया था। अब अकेला होने की वजह से ऊपर के कमरे में सोने से मुझे कोई झिझक या डर नहीं था। जब सब लोगों का उस हवेली के अंदर रहने का विचार फाइनल हो गया, तब सब लोग अपना अपना सामान अपने अपने दिए कमरों में रखने लगे। ऊपर के कमरे में मैं अकेला तो नहीं था, कुछ लड़कों का एक ग्रुप भी था,
जो सर्कस के पंडल का काम संभालते थे। हालांकि उनके लिए एक अलग कमरा था और मेरे लिए एक बड़ा कमरा जिसमें किचन भी था। पहली रात तो किसी के भी अच्छे से नहीं गुजरी, किसी को भी अच्छे से नींद नहीं आई, जिसमें मैं भी था। अब जाहिर था कि नई जगह होने की वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन कलाकारों के बीच फिर से वही हवेली से जुड़ी बातें शुरू हो गई। सबको लगने लगा कि हवेली में ज़रूर कुछ नकारात्मक बात है और उसी वजह से किसी को भी नींद नहीं आई। लेकिन जब अगली रात अच्छी गुजरी तब सबके मन की शंकाओं को विश्राम मिला। अब सब लोग उस हवेली से जुड़ी बातों को छोड़ अपने अपने काम पर अच्छे से ध्यान देने लगे। सर्कस का काफ़ी अच्छा प्रचार हो चुका था, जिसका परिणाम सर्कस शुरू होने के पहले दिन ही दिख गया। कुछ ही घंटों में सारे टिकट बिक गए। लोगों को हमारी सर्कस काफ़ी पसंद आ रही थी। 3-4 बीत गए थे और सर्कस हाउसफुल थी। हमें भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। शाम को 7 बजे सर्कस शुरू हो जाती थी। हम पूरे 3 शो करते थे और आखिरी शो रात के तकरीबन 12:30-1 बजे ख़त्म होता था। उसके बाद हम सारे कलाकार साथ में हवेली पर आराम करने के लिए आते थे। शुरुआत की 3-4 रातें अच्छे से गुजरी, लेकिन फिर उस हवेली से जुड़ी अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। रात को अचानक किसी का सिर दुखने लगता था। कभी अचानक से हवेली के अंदर बदबू आने लगती, और तो और कलाकारों के सामान तो गुम होने लगे थे। अब सर्कस के अंदर काम करने वाले सारे लोग पुराने और एक ही परिवार जैसे थे, तो हम में से कोई चोरी करे ऐसा हो नहीं सकता था, और बाहर का कोई हमारे कमरे में आ भी नहीं सकता था, क्योंकि कमरों को हमेशा ताला लगाकर ही सब लोग बाहर जाते थे। और ये घटना सिर्फ बाकी लोगों के साथ ही नहीं, मेरे साथ भी घटने लगी थी। अब छोटी मोटी घटनाओं पर तो मेरा ध्यान भी नहीं जाता था, लेकिन उस रात कुछ ज़्यादा ही अजीब हुआ। रात के तकरीबन 2:30 बजे जब मैं गहरी नींद में था, तो मेरे कान के पास किसी औरत के फुसफुसाने की आवाज़ से अचानक मेरी आँख खुली। उस अंधेरे कमरे में मैंने देखा कि मेरे बिस्तर से थोड़ी दूरी पर सफ़ेद कपड़ों में कोई औरत खड़ी थी। मैं एकदम से डर के मारे जाग गया। मैंने झट से बिस्तर के पास रखी टॉर्च जलाई तो देखा कि वह कोई औरत नहीं थी, बल्कि मेरा सफ़ेद टॉवेल रस्सी पर लटक रहा था। उस एक पल के लिए मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो गई थी और मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। फिर उसके बाद मेरा ध्यान दरवाजे की ओर गया। दरवाज़ा खुला हुआ था और बाहर से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मुझे अच्छे से याद था कि मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया था, क्योंकि कल रात को भी जब मुझे अपना दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दिया तो उस वक्त मुझे लगा कि सोने की जल्दबाजी में मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया होगा। लेकिन उस रात मुझे याद था मैंने अच्छे से दरवाज़ा बंद किया था। मैं थोड़ा सतर्क हो गया। हाल ही में हवेली के अंदर कई सारी चोरी की वारदातें हुई थी, इसलिए मैं धीरे धीरे चलते हुए अपने कमरे से बाहर आ गया। मैं आसपास नज़रें दौड़ाता हुआ यह वहाँ देख रहा था कि अचानक मेरे पीठ पीछे मेरे कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ। उस आवाज़ से मैं एकदम से डर गया। यह दूसरी बार था कि मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई हो। मैं एक पहलवान था और डरना मेरा स्वभाव नहीं था, लेकिन उस रात न जाने क्यों मैं डर गया। मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। अब कमरे के अंदर चोर था या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी टॉर्च भी बिस्तर पर ही रह गई थी। अब मैं खुद पहलवान होने पर भी लोगों को मदद के लिए बुलाऊं तो लोग हंसेंगे, यह सोचते हुए मैंने हिम्मत करते हुए धीरे से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, वह धीरे धीरे कर खुल गया, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही मैं एक बार और चौंक गया। एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे सफ़ेद साड़ी के अंदर एक औरत मेरे सामने खड़ी थी। मैंने झट से कमरे की लाइट शुरू की और देखा कि औरत जैसे दिखने वाली वो चीज़ असल में रस्सी पर लटका मेरा वही टॉवेल था। उस क्षण भर के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मैंने गुस्से से टॉवेल को ज़मीन पर पटक दिया और कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगा। कमरे में और कोई नहीं था। तब मुझे लगा कि दरवाज़ा हवा की वजह से बंद हुआ होगा, लेकिन उस घटनाक्रम के बाद पूरी रात मुझे नींद नहीं आई।
आज तक मैंने अपने शरीर पर रोंगटे खड़े होने का अनुभव नहीं किया था, और उस रात 3 बार मैं डरा था। अगले दिन मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई। एक तो मैं लोगों को डराना नहीं चाहता था, और दूसरा कि मैं अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहता था। उस अगली रात को मैंने दरवाज़ा अच्छे से बंद किया था, रस्सी पर लगे सारे कपड़ों को उतार दिया ताकि रात को वो मुझे डराए नहीं, और फिर मैं सो गया। और उस रात कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसकी अगली ही रात को अचानक मेरी नींद खुल गई, जब मैंने किसी औरत के फुसफुसाने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ हवेली के अंदर से ही आ रही थी। अब ये नहीं मालूम था कि वो आवाज़ मेरे गलियारे से आ रही थी या फिर नीचे के कमरों से। मैं उस आवाज़ को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। फिर किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। कोई औरत मेरे दरवाजे के सामने चल रही थी। मेरे शरीर पर फिर से रोंगटे खड़े हो गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं आज तक इतना कभी नहीं डरा था जितना उस दिन डर रहा था। मैं एक पहलवान होने के बावजूद भी बाहर जाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा धार्मिक होने की वजह से मुझे एक बात मालूम थी कि जब भी कोई बुरी शक्ति आपके आसपास हो तो आपके शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं समझ चुका था कि बाहर जो कोई भी है वो इंसान तो नहीं है। इसलिए मैं बिस्तर पर ही पड़े पड़े आवाज़ को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। वो आवाज़ काफ़ी देर तक आ रही थी, फिर धीरे धीरे करते वो आवाज़ गायब हो गई। उसके बाद भी डर के मारे मैं काफ़ी देर तक जागता रहा, लेकिन फिर मुझे नींद लग गई। सर्कस खत्म होने को कुछ ही दिन बचे थे, और हाल ही के अनुभव बताकर मैं अपने लोगों के बीच डर पैदा नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं चुप रहा और जैसे तैसे रातों को बिताने लगा। मैंने तय कर लिया था कि कुछ भी आवाज़ें आए, कुछ भी हो जाए, कमरे से बाहर नहीं निकलना। आवाज़ें आने पर भी मैं बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। मुझे लगा कि इतने दिन बीत गए तो बचे कुछ दिन भी बीत जाएंगे, लेकिन मेरी ये गलती अगले ही रात को मुझ पर भारी पड़ी। उस रात ऊपर के माले में मैं अकेला था। बाजू के कमरे में रहने वाले सारे लड़के उस दिन सर्कस में ही रुके थे, क्योंकि सर्कस का एक पंडाल गिर चुका था और उन्हें उसे सुबह तक ठीक करना था। रात के तकरीबन 1 बजे मैं अपने कमरे में आ गया था। हाल ही के कुछ दिनों की घटनाओं के बाद से मैं अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद करने लगा था। उस रात भी मैंने दरवाज़ा अच्छे से बंद किया था, अंदर से कुंडी लगाई और उसे 2 बार चेक किया, और फिर अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। थका हुआ होने के कारण मुझे जल्दी नींद लग गई और फिर मैं गहरी नींद में चला गया। लेकिन रात को अचानक किसी के चलने की आवाज़ से मेरी नींद खुली। कमरे के अंदर काफ़ी अंधेरा था, तो मुझे समझ नहीं आया कि कितने बजे थे, लेकिन अंदाजन से वह समय रात के तकरीबन 3 बजे का था। मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। मैं जान गया कि वो बुरी शक्ति बाहर चल रही होगी, इसलिए मैं चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। मैंने अपने सिर के ऊपर से चादर ओढ़ ली और टॉर्च अपने हाथ में ले ली। मुझे लगा हर रोज़ की ही तरह बाहर से वो आवाज़ आएगी और फिर बंद हो जाएगी। लेकिन जब मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मैं अंदर ही अंदर डर के मारे कांपने लगा। वो जो भी चीज़ थी वो मेरे कमरे में आ गई थी और मैं उस कमरे में अकेला था। मुझे सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, वहाँ से तेज़ी से भाग जाऊं या फिर सोने का नाटक करता रहूं। हालांकि भागना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो बुरी शक्ति मेरे दरवाजे के पास ही खड़ी हो सकती थी। इसलिए मैं चुपचाप सोने का नाटक करने लगा। मैंने मेरे पूरे कान उस आवाज़ की ओर ही रखे। मैं जानना चाहता था कि वो बुरी शक्ति आखिर कहाँ पर है, दरवाजे के पास, कमरे के अंदर या फिर मेरे बिस्तर के करीब। मैं चुपचाप पड़ा रहकर उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफ़ी समय से वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। एकदम से खामोशी छा गई थी। बस खुले दरवाजे से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। अब काफ़ी समय हो चुका था, कमरे में कोई हलचल नहीं थी, तो मुझे भी लगने लगा कि शायद वो बुरी शक्ति जो भी थी वो वहाँ से चली गई होगी।
इसलिए मैंने चादर का एक कोना उठाया और दरवाजे के पास देखा। दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आसमान में चमक रहे चांद की रोशनी खुले दरवाजे से आती हुई फर्श पर पड़ रही थी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे कर कमरे को पूरी तरह से देख लिया, लेकिन पूरे कमरे में मुझे कहीं पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैं निश्चिंत हो गया। वो बुरी बला जो भी थी वो वहाँ से जा चुकी थी। यह सोचते हुए मैंने अपने सिर पर से चादर निकाल ली और तभी मेरा ध्यान छत की ओर गया। बिस्तर के ठीक ऊपर छत पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उस औरत का चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद और सूखा हुआ था। उसकी आंखों की पुतलियाँ जमी हुई थी। उसके चेहरे पर कई सारे घाव थे, जहाँ पर जमे हुए खून के निशान थे। होठ लाल लेकिन पपड़ीदार थे, जैसे होठों के ऊपर की चमड़ी की परत निकल रही हो। उसकी धूल मिट्टी से सनी सफ़ेद साड़ी थी, जिस पर खून के कई सारे धब्बे थे, और वो औरत खौफनाक तरीके से मुस्कुराते हुए मुझे घूर रही थी। जैसे ही उसकी और मेरी नज़र एक हुई, उसने मेरे ऊपर छलांग लगाई और वो मेरे छाती पर बैठ गई। वो खौफनाक तरीके से चिल्लाते हुए दोनों हाथों से मेरा गला दबाने लगी। उसके हाथ बेजान और सूखे हुए लकड़ी की तरह खुरदुरे थे, जो मेरे गले पर चुभ रहे थे, और उसके नाखून मेरे गले के अंदर धंस रहे थे, जिससे मुझे दर्द हो रहा था। मैं एक पहलवान था और मैंने अपने छाती पर हाथी के पैर तक का भार उठाया हुआ था, लेकिन उस औरत का वजन हाथी के पैर से भी भारी था। इतना भारी कि मेरी छाती फूटने को थी। उसके वजन से मैं ना तो हिल पा रहा था और ना ही सांस ले पा रहा था। मदद के लिए भी मेरे गले से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरा दम घुट रहा था और मेरी सांस उखड़ रही थी, और मुझे इस कदर तड़पता देख वो औरत हंस रही थी। उसकी हंसी की आवाज़ मेरे कानों को भी चुभ रही थी। फिर वो औरत अपना मुंह मेरे चेहरे के पास ले आई। उसके मुंह से किसी सड़े हुए मांस जैसी बदबू आ रही थी। फिर वो धीरे धीरे कर मेरे कान के नज़दीक आई। उसने उसका मुंह मेरे कान पर लगाया और फिर जोर से मेरे कान को अपने दांतों से काटने लगी। मुझे तेज़ दर्द होने लगा। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि उस औरत ने मेरे कान का आधा हिस्सा अलग कर लिया था और अब वो उसे चबा रही थी। मेरे कान से काफ़ी खून रिसने लगा था और मेरा दर्द से बुरा हाल था। अब उस बुरी शक्ति से मुझे मेरे बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत अब जिंदा ही मुझे खा जाएगी। लेकिन तभी मुझे याद आया कि किसी भी बुरी शक्ति को भगाने के लिए भगवान हनुमान के मंत्र का जाप करना चाहिए। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था और काफ़ी समय से उनके मंत्रों का भी जाप किया करता था। लेकिन न जाने कैसे जो मंत्र मेरे मुँह जुबानी याद थे, उस वक्त मैं उन्हें भूल चुका था। किसी भी भगवान का मंत्र मुझे याद नहीं आ रहा था। मैं मन ही मन के अंदर गलत सलत मंत्र बोले जा रहा था, उन्हें याद करने की कोशिश कर रहा था। और वो औरत मेरा आधा कान खा चुकी थी और बचे कान के हिस्से खाने के लिए फिर से मेरे नज़दीक आने लगी। अब मुझे मंत्र तो याद नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं सिर्फ बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय इतना ही कहने लगा। मैंने दबे हुए गले की आवाज़ से बजरंग बली का नाम स्मरण करने लगा, और जैसे ही मैंने बजरंग बली का नाम लिया, उस औरत का वजन मेरे शरीर के ऊपर से कम होने लगा। मेरे छाती पर से भार कम होते ही मेरी अटकी हुई सांस खुल गई। अब मैं अच्छे से सांस ले सकता था। मैंने एक बड़ी सी सांस भरी और लगातार बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय दोहराने लगा, और धीरे धीरे उस औरत का वजन काफ़ी कम हो गया और मेरा गला भी खुल गया। मेरा गला खुलते ही मैंने ज़ोर से बजरंग बली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगाकर मैंने उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। नीचे गिरते ही वो औरत तिलमिलाई और गुस्से से मेरी ओर देख गुर्राने लगी। उसका मुंह खून से सना हुआ था और चेहरे पर भी काफ़ी खून फैला हुआ था। अब जब वो मुझसे थोड़ी दूर हुई, मैं तेज़ी से अपने बिस्तर से उठ गया और जान बचाने के लिए दरवाजे की ओर भागने लगा।
लेकिन तभी उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने उसके नाखून पूरी तरह से मेरे हाथ में धंसा दिए, जो मुझे हड्डियों तक धंसे हुए महसूस होने लगे। मैं फिर एक बार बजरंगबली की जय कहता, उससे पहले उस औरत ने मुझे अपने दोनों हाथों से उठा लिया और छोटे बच्चे की तरह मुझे मेरे बिस्तर के पास वाली खिड़की से बाहर फेंक दिया। वह एक लोहे की ग्रिल वाली खिड़की थी, जिसे मैं तोड़ता हुआ बाहर रास्ते पर पड़े ईंटों के एक बड़े से ढेर पर जा गिरा और मेरी एक तेज चीख निकली। मेरी कमर में इस कदर तेज दर्द उठा कि मैं अपने कटे हुए कान का दर्द भूल गया। अचानक फिर मुझे कई सारे लोग मेरे आसपास इकट्ठा होते हुए दिखाई दिए। वो मेरी मदद के लिए मेरे पास आ रहे थे। मेरा दर्द असहनीय था। उस दर्द के कारण मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था और फिर मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मैं वहाँ के एक सरकारी अस्पताल में था। मेरे साथ मेरे साथी कलाकार, सर्कस का मैनेजर और उस गांव के कुछ लोग भी मौजूद थे। मैं बिस्तर पर इस तरह लेटा हुआ था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि ऊंचाई से पीठ के बल गिरने की वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी चटक गई थी। एक दो पसलियों में भी फ्रैक्चर हुआ था और कान तो आधा कट ही गया था। जब सब लोगों ने मेरे साथ क्या हुआ इस बारे में पूछा तो मैंने उस रात घटी सारी बात वहाँ खड़े सारे लोगों को बताई। मेरी बात सुन मेरे साथी कलाकार तो सकते में थे और वहाँ खड़े गांव के लोगों में से कुछ ने यह भी बताया कि उन्होंने किस तरह पहले ही सबको इस हवेली को लेकर चेताया था, जिसे हमने नज़रअंदाज किया था। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे वहाँ मंत्र भूलने की वजह यह थी कि वह शक्ति काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। उसकी नकारात्मक शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि मैं ईश्वर के मंत्र तक भूल गया था, जो अब मुझे अच्छे से याद आ रहे थे। वो तो भगवान का शुक्र था कि मुझे बजरंगबली का नाम याद आ गया, वरना मैं जिंदा ही नहीं बचता। मेरी ऐसी हालत देखने के बाद सर्कस के सारे कलाकारों ने उसी दिन उस हवेली को खाली कर दिया। यहाँ तक कि सर्कस भी 4 दिन पहले ही समेट ली। उस दुर्घटना के बाद मेरे लिए आम लोगों की तरह चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। रीढ़ की हड्डी चटक गई थी तो कर्तव्य दिखाना तो दूर, मैं ठीक से उठने बैठने में भी असमर्थ था। उसके बाद मेरा और मेरी कर्तव्य का साथ छूट गया और साथ ही सर्कस का भी। उसके बाद मैं कभी सर्कस की ओर गया ही नहीं। इस घटना को 35 साल बीत चुके हैं। इतने सालों में मैं अपने कई सारे साथी कलाकारों के नाम भूल गया, कुछ कलाकारों के तो चेहरे भूल गया। जहाँ मेरे साथ यह हादसा हुआ था उस गांव का नाम तक भूल गया, लेकिन उस औरत का चेहरा मैं आज तक नहीं भूला। आज भी कभी कभी मुझे उस रात के डरावने सपने आते हैं और सपने में वही औरत नजर आती है। शायद मरते दम तक वो मेरी याद में जिंदा रहे।